नमस्कार, स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ एक ऐसे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं जिन्होंने 2013 बैच में इस परीक्षा को क्रैक किया और आज भोपाल में तैनात हैं। कई जिलों की कप्तानी संभाल चुके हितेश चौधरी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्वदेश न्यूज में आए। और सर, कैसे देखते हैं आज के हितेश चौधरी को और 2013-14 का वो युवा होगा, अगले आप निश्चित तौर पर कहेंगे 14-15 वर्ष के आप रहे होंगे, तो उस समय के हितेश को आज के हितेश को कैसे देखते हैं? कितना बड़ा सपनों का बोझ रहा होगा कंधों पर और क्या सोच के इस सफ़र को तय करने की सोची? निश्चित तौर पे आज का युवा चाहता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि इससे बड़ी परीक्षा कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा जाए तो मैं यहाँ सीहोर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का, और यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है जीएसआईटीएस इंदौर से। स्कूल से ही सोचा गया था कि क्या करना है। हर बच्चा सोचता है स्कूल कॉलेज में कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। तो मेरा भी यही सपना था कि क्या बेहतर किया जा सकता है। यूपीएससी के बारे में जानकारी मिली, स्कूल में था तब जानकारी मिली कि यूपीएससी परीक्षा होती है जिससे आईपीएस आईएएस सब बनते हैं। तो तभी सपना देखा था कि अगर जनता की सेवा का जो प्लेटफॉर्म होता है वो सबसे बेहतर अगर कुछ हो सकता है तो वो इन्हीं में ही है। एक ये भी पता था कि ठीक है, या तो बहुत बड़े आप पद पर हो, नेता, राजनेता कहीं पद पर हैं, तो आप जनता की सेवा कर सकते हैं, और साथ ही अगर ब्यूरोक्रेसी में देखें किसी परीक्षा के थ्रू, तो मुझे ये पता चला था। तो जब ये जानकारी मिली तो तभी से स्कूल से मैंने सोचा कि यूपीएससी करना चाहिए। पर उस समय बहुत ही सामान्य वर्ग से और सामान्य रूप से सामान्य स्कूल कॉलेज से पढ़ते हुए मैंने कोशिश और प्रयास किया, और बस ये था कि करना है ताकि जनता की सेवा कितनी बेहतर मुझे प्लेटफॉर्म मिल सके और मैं उसका प्रयास कर सकूं। स्कूल कॉलेज केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग हुई, तब भी मन में था कि यूपीएससी करना है। उसके लिए यह लगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लिया जाए, तो इंजीनियरिंग की गई। इंजीनियरिंग के बाद फिर इसकी तैयारी शुरू की और तैयारी करते करते लगातार प्रयास किए। उस समय अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ और बहुत एक सपने के रूप में इसको देखा जा सकता है कि यूपीएससी आईएएस आईपीएस कुछ भी अचीव कर लेना एक बहुत बड़ा सपना था। मन में डर भी था, यह भी था कि संभव है या नहीं पता नहीं। ये नहीं कहा जा सकता कि मैं तो कर ही लूंगा, हो ही जाएगा, पर यह जरूर था कि मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा। होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है, पर बेस्ट ट्राई मुझे करना है और हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं दूसरी फील्ड के लिए भी, जैसे मैं मास्टर्स कर रहा था तो टीचिंग पढ़ाई अच्छी लगती है, मैंने बोला वो करेंगे, वो होना चाहिए। पर हाँ, एक प्रेशर रहता है, एक डर भी रहता है, पर क्योंकि ऑप्शन भी साथ में मैं लेके चल रहा था कि मैं टीचिंग लाइन में जा सकता हूँ, पर एक सपना था, बहुत बड़ा सपना, और उसका बोझ तो बिल्कुल कहेंगे कि बोझ जरूर रहा। और उस समय पर सामान्य रूप से होते हुए आज मैं देखूं अगर अपने आप को, तो बिल्कुल मैं बहुत ही धन्यवाद प्रेषित करता हूं मेरे पूरे परिवार को। हमेशा मैं परिवार के लिए कृतज्ञ रहता हूं, भगवान और सभी मेरे दोस्तों यारों को, कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंच पाया हूँ। क्योंकि छोटी चीज़ नहीं मानता मैं इसको, बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ आज भी, कि एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव हो गई है मेरे लिए, और एक सामान्य जगह, सामान्य से व्यक्ति यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें हितेश जी का, देखा जाए तो जब आप स्टडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज एक अपने आप में एक सपना होता है लोगों का। जब आप तैयारी कर रहे थे, उसके जब आप चयन आपका हो गया, तो समाज में, समाज के लोगों का नज़रिया आपके प्रति कैसा रहा? कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिला? बिल्कुल सही। जैसे अब इतने बड़े पद पे आप पहुंचते हैं तो आपको समाज में जानते हैं, जो पहली चीज़ है, वरना आपको जो आपका क्लोज रिलेटिव और ग्रुप है वो जानता है, बाकी आपको नहीं पहचान पाएंगे। आज समाज में मैं मानता हूं कि शायद ऑलमोस्ट पूरा समाज समझता है, जानता है कि मैं किसी पद पर हूं। तो पहली चीज होती है कि आप विजिबल हो जाते हो, लोग आपको जानते हैं। दूसरा, वो आपसे उम्मीद रखते हैं, और गलत नहीं है, क्योंकि उनको जो भी काम है, आवश्यकताएं हैं, गलत चीज के लिए नहीं, सामान्य और छोटी और सही चीज के लिए, तो उनको पता रहता है कि हाँ ये हैं और मदद मांगते हैं। तो वो आपको उस नजरिए से देखते हैं, वो सम्मान प्रेषित करते हैं, और आपका हर जगह सम्मान मिलता है। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई, चयनित जब चयन आपका हो गया तो एज ए कप्तानी आपको कहाँ करने का मौका मिला, और अभी आप किस पद पे यहाँ पे हैं? जैसे पहले आईपीएस बनने पे प्रोबेशन फेज चालू होता है, तो मैं जबलपुर से शुरू हुआ, जहाँ थाना प्रभारी फेज हमारा होता है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग चलती है, यस, फिर डीएसपी टीकमगढ़ जतारा में रहे,
फिर एडिशनल एसपी भोपाल के पद पर रहा, साथ ही कमांडेंट उसके बाद में बना। फिर पहला अगर जिला देखें तो अनूपपुर में कुछ समय के लिए, साथ में फिर सिंगरौली जिला है वहां पर एसपी शिप के रूप में रहे। लास्ट इसके पहले मैं मंदसौर जिले में था जहां पर मैं कप्तान के रूप में था। उसके बाद अभी कुछ समय पहले रेलवेज एसपी भोपाल, और आज यहाँ पर मैं 7th बटालियन भोपाल में कमांडेंट। अगर हम बात करें तो चूंकि आप एक आईपीएस हैं और निश्चित तौर पर राजधानी में है, एक पॉलिटिकल सवाल है और हो सकता है कि आप कितना आप लगता है कि दबाव कहीं महसूस होता है, क्योंकि आप यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि आप ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ दबाव हो। अनूपपुर में थे आप या कहीं ज़िले में आप थे, तो आपको लगता है कि वहाँ दबाव कहीं होता है पॉलिटिकल में काम करने में? देखें, दबाव कह भी सकते हैं, इंटरफेरेंस कह सकते हैं, या आपसी समन्वय कह सकते हैं, मैनेजमेंट, इसके अलग अलग नजरिए और शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप कप्तान हैं, आप जिले में हैं, तो आपको 1000 तरह के प्रेशर और दबाव रहेंगे। वो सिर्फ राजनीतिक नहीं कह सकते, वो आपके एक्सपेक्टेशंस का दबाव है कि मुझे क्या करना। सामाजिक भी होते हैं, सामाजिक भी होता है, समाज का भी होता है। लोगों की उम्मीदें होती है कि आप आए हैं, आपने अधिकारी के रूप में आए हैं, आप आईपीएस के रूप में आए हैं, तो आप क्या करने वाले हैं। तो जनता के लिए सेवा करने का दबाव होता है। कहीं कोई विषय, इशू, लॉ एंड ऑर्डर हो जाए तो वो दबाव होता है, उसको कितनी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। तीसरी चीज, राजनेता भी पदाधिकारी हैं, वो भी सम्मानीय संवैधानिक पद है, उनकी भी आपसे अपेक्षाएं, उम्मीदें होती है। साथ ही जनता उनको अप्रोच करती है, जनता हर चीज में उनके पास भी जाती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हम तक कम्युनिकेट करें। ज्यादातर बहुत सही चीजों के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत चीज है। कई बार इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हम किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, वहां दबाव आता है। वहां आपको दबाव महसूस होता है कि ये चीज सही है या गलत है। अब उसमें आपके लिए काफी ट्रिकी वो पोजीशन हो जाती है। तो जरूरी भी है कि आप सभी से बेहतर तालमेल बना करके रखें, और राजनेताओं की भी जिम्मेदारी कि आप पद पर हैं, आप जनता की आवाज उठाइए, जनता के मुद्दे लाइए और सही चीज के लिए आप लड़िए। और यही अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी बात आ रही है तो उसको सही तरीके से कानून के अनुसार कार्रवाई कर दें। तो दबाव आएगा, सही है, आपको करना चाहिए, नहीं है तो बिल्कुल मना कर दें। एक परसेप्शन है मार्केट में, चूंकि आप राजधानी में नहीं हैं, जिले में होते हैं, काफ़ी बड़ा बंगला मिलता है, 2 गार्ड बाहर खड़े रहते हैं, लोग वहाँ से निकलते हैं, ये साहब एसपी साहब का ऑफिस है, ये साहब कलेक्टर साहब का ऑफिस है, अंदर कैसे रहते होंगे ये क्या, क्योंकि एक निश्चित तौर पे क्यूरियोसिटी लोगों के दिमाग में होती है और आम लोगों के दिमाग में ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा तो बिल्कुल फैमिलियर है, लेकिन जो आम लोग हैं, बड़ा भी कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, वो ये जरूर जानना चाहता है कि एसपी साहब अंदर रहते कैसे हैं। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जब आप अपनी फैमिली में होते हैं तो एक कहावत भी है कि भैया कलेक्टर तो हैं लेकिन घर में आके वो, हाँ, तो भी ये का प्रेशर है, सभी अधिकारियों पे होता है। हम भी एक सामाजिक हैं, हमें भी कभी कभी घर में ये सब झेलना पड़ता है। रात में डिबेट है, लाइव है, अरे आपकी लाइव खत्म नहीं होती भाई। तो इसके बारे में थोड़ा लोग जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा लगता है कि सबके साथ ऐसा है या सिर्फ आईपीएस आईएएस के साथ ऐसा होता है? देखिए, ये मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत हो सकता है और ये ज्यादातर व्यक्तिगत रहता है कि कोई कहाँ पहुंच गया, किस पद पर पहुंच गया, तो वो कितना बदलाव उसके अंदर आ जाता है। ये भी जरूरी है क्योंकि उसका जो वर्किंग स्टाइल, वर्किंग एरिया है, या जो जिम्मेदारियां हैं और जो काम वो कर रहा है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अगर वो साल भर काम, पुलिसिंग का ऐसा काम है, कलेक्टर का ऐसा काम है, एसपी का ऐसा काम है, उनको बहुत परिवार और पुलिसिंग के बीच में कभी की प्रॉब्लम हुई है? हाँ, वो बिल्कुल आती है। बात यही है कि जो भी जितनी जिम्मेदारियों के तले दबा रहेगा और परफॉर्मेंस उसको जनता के लिए जिसके लिए भी करना है, जब वो कर रहा है तो उसको समय नहीं मिलेगा, और जब समय नहीं मिलता है तो परिवार और काम के बीच में टकराव होता है, आपकी पर्सनल लाइफ हिट होती है, तो ज्यादातर ये समस्याएं आती हैं। पर ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो काम को घर तक लेके जा रहा है या नहीं, और काम से दूर रह पा रहा है कि नहीं। पर अधिकारियों की जो अगर जिले में है, उनके ऊपर जो प्रेशर रहता है, जितना काम रहता है वो बहुत अधिक रहता है। फोन 24 घंटे बजते रहते हैं, तो रात की नींद से लेकर दिन का चैन सभी, क्योंकि आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आप जिस जिम्मेदारी पर हैं और जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, जो शासन ने जिम्मेदारी दी, वो आपको निभाना है, तो वहां हिट होता है। ज्यादातर अधिकारी प्रभावित होते हैं कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती, क्योंकि परिवार की उम्मीदें अलग होती है, समय देना होता है, सारी चीज पर आपके पास है नहीं उतना, तो ये ज्यादातर हिट होता है। कुछ अधिकारी बैलेंस करते हैं कि दोनों को सेपरेट रखें, कई के इश्यूज घर तक भी जाते हैं, तो ये लगातार चलता है। ये हमने कई अभी एक खबर पढ़ी थी, हमारे एक परिचित थे, पंजाब में एक प्रोफेशनल आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड कर ली परिवार की वजह से। क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस प्रोफेशन में हैं और उस पद पे हैं, तो
जो लोग देखेंगे आपको तो क्या आपको लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि परिवार और नौकरी दोनों आमने सामने खड़ी हो जाएं, तो फिर क्या करना चाहिए? देखें, ये बहुत कठिन सवाल है और ये परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि किसकी क्या परिस्थिति। हाँ। पर सामान्य रूप से फिर भी अगर मैं अपने जूनियर ऑफिसर्स के लिए कहना चाहूँ तो ये कहूंगा कि नौकरी बहुत जरूरी है, जनता की सेवा बहुत जरूरी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, पर परिवार भी बहुत जरूरी है। और दोनों जितना सेपरेट आप रखेंगे उतनी शांति आपको आराम से मिल पाएगी। बॉन्डिंग, आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है, परिवार का सपोर्ट आपको मिलता है। और कई अधिकारियों को आप देखेंगे उनका परिवार का सपोर्ट इतना अच्छा रहता है कि काम के टेंशन से वो फ्री हो जाते हैं। तो वो एक ईज ऑफ, कि घर पे 5 मिनट आप चले जाइए, एक चाय पी लीजिए, आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी, आप दूसरे काम के लिए ज्यादा बेहतर हो पाएंगे। तो परिस्थिति क्या है वो हम सबऑर्डिनेट्स को समझना पड़ेगी, जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा स्थिति है तो कोशिश करें कि दोनों को सेपरेट रखें, मिक्स ना करें, और सिर्फ काम के लिए परिवार को नेग्लेक्ट ना करें या सिर्फ परिवार के लिए काम को नेग्लेक्ट ना करें। इश्यूज होंगे, दोनों एक दूसरे आपको अपनी जिम्मेदारियां। आपको दोनों को कभी समय निकालना भी पड़ेगा, परिवार के लिए भी, काम के लिए आप निकाल ही रहे हैं, और बैलेंस करने की कोशिश करिए। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, मतलब एक दूसरे को बेहतरी करने का मौका देंगे कि जब आपका परिवार बेहतर होगा तो काम अपने आप बेहतर होगा, काम बेहतर होता जाएगा तो परिवार में भी खुशी होगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। जब आप आईवी गांव जाते, चूंकि आपका गांव है, जाते होंगे तो आपके पुराने दोस्त मिलते होंगे जो जब आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो आप उनसे आपका मेल मिलाप निश्चित तौर पर, कुछ किसान भी होंगे, कुछ छोटी दुकान खोले होंगे, तो अब आप वर्दी पहन के जाते हैं, आप एसपी साहब आए हैं, तो कैसा उन लोग को कैसा लगता है, घेर लेते होंगे ये सब? देखें, बहुत खुशी होती है उन सभी, मेरे जितने दोस्त हैं उनको बहुत खुशी होती है कि यार भाई आज तू यहाँ पहुंच गया। अब मैं मेरे लिए पर्सनल करके बात होती है, ऑब्वियसली, मतलब मेरा व्यवहार ऐसा है, हो सकता है कुछ का अलग होता हो, बट मैं तो पर्सनल ऐसा व्यवहार है कि मेरा दोस्त है तो मेरा दोस्त है, स्कूल कॉलेज का दोस्त है तो दोस्त ही है। मेरे अधिकारी बनने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त को मैं नेग्लेक्ट करूं, और वहां फिर तो पर्सनल टर्म्स आपके खराब हो रहे हैं, आपकी दोस्ती यारी खराब हो रही है, फिर क्या मतलब है? सर्विस में आ गए हैं, यहाँ एक अलग बिहेवियर आपका रहेगा, एक अलग टास्क रहेगा, पर जब आप दोस्तों के बीच में तो दोस्त हैं, और आपको मजा भी तभी आएगा। आप राजनीतिक परिवार से हैं, तो कभी लगा आपको कि राजनीति से प्रेरित होकर कहीं कुछ ऐसा हुआ हो कि पक्षपात का सामना करना पड़ा कभी? देखें, चैलेंजेस आते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आईपीएस की क्वालिटी जवाब बड़े शालीनता से दे दिया। नहीं, अब चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि अब आप अगर कहीं पर भी लिंक्ड हैं, कोई भी आपका बैकग्राउंड है, तो आपको उस नजरिए से देखने का कार्य होता है। कहा भी जाता है कि आपसे पहले आपकी इमेज पहुंचती है, कहीं पर भी आपका ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होती है, तो देखा जाता है कि ये अधिकारी कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, तो हमारे जाने से पहले पता चल जाता है कि हम कौन हैं। और जब वो नजरिया आदमी रखता है तो उससे पहले आपको तोलता है, आपके हर एक्शन को वैसे देखता है, वो ये नहीं देखता कि आपने क्या किया है। शुरुआत आपकी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि आपको बायस्ड होकर के देखा जा रहा है, पर मैं मानता हूं कुछ लोगों को छोड़ दें, क्योंकि उनका तो काम ही आरोप लगाना। जनता बहुत सही होती है, चाहे वो शुरू में थोड़े समय के लिए बायस्ड हो जाए, पर जब वो काम देखती है तो सर आंखों पर रखती है, उसको पता है कि नहीं, काम सही है, आदमी कहीं से भी आया हो पर ये काम अच्छा कर रहा है, और जो काम खराब कर रहा है वो जनता समझ जाती है, चाहे वो कहीं से भी नहीं आए। तो मैंने मंदसौर में भी फील किया, शुरू में कुछ ऐसा महसूस हुआ, पर नहीं, जनता ने सर आंखों पर रखा। जब काम देखा तो जनता की बातों से, इंटरेक्शन से समझ में आता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, बट हाँ, चैलेंजेस लगातार रहते हैं। एक छोटा सा सवाल हमारा ये है कि अगर देश की बात करें, क्योंकि आप उस विभाग में हैं कि इससे बड़ा पद कोई पुलिस में होते ही नहीं है, शुरुआत यहीं से होती है। अब हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप प्रदेश के डीजी बने और केंद्र में आपकी प्रतिनियुक्ति हो। एक देश के लिए सबसे बड़े खतरे दो हैं इसमें, आतंकवाद, दूसरा साइबर। बिल्कुल। तो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इस खतरों से एआई आ गया है, तो एआई का बड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे निपटने के लिए क्या सोच रखते हैं हितेश चौधरी? देखें, हमें खुद को वेल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट जो भी हमारे पास चीजें आ सकती हैं, रिसोर्सेस अपग्रेड करना पड़ेगा, और लगातार हम कर भी रहे हैं। हमें ह्यूमन रिसोर्स बेहतर एक्सपर्ट करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं लगातार। साथ ही जनता की अवेयरनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर देखा जाए, साइबर थ्रेट बहुत खतरनाक थ्रेट है। आज बच्चा बच्चा मोबाइल चला रहा है, हर घर में इंटरनेट है। लास्ट ही आपने 2 दिन पहले सफलता देखी भोपाल पुलिस की कि लाइव उन्होंने बहुत बड़ा एक
करोड़ों के मामले को जो साइबर फ्रॉड हो सकता था उसको रोका, बहुत बढ़िया सफलता है। तो हम बेहतर हो रहे हैं, पर हमें और बेहतर होना पड़ेगा कि आरोपी 2 कदम तेज चलने की कोशिश करता है। और साइबर इतनी वास्ट फील्ड है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट वी आर ट्राइंग। पुलिस पूरे सेंट्रल लेवल तक और स्टेट लेवल पर भी I4C और लेटेस्ट हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर पा रहे हैं, जो चीजें एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमारे प्रयास चल रहे हैं। पर हाँ, बहुत स्कोप है इसमें फ्रॉड का, इसमें बहुत आगे हमें लीप्स एंड बाउंड्स मेहनत करना है। साथ ही जनता की अवेयरनेस, हम लगातार कैंपेन्स रन करते हैं, सरकार, पुलिस विभाग सभी, कि साइबर फ्रॉड हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, बैंक में बहुत शुरू से आता था कि किसी कॉल पे रिस्पॉन्स ना दे, OTP ना दें। हाँ। तो ये शुरुआत थी दशकों पहले की, ऐसे फ्रॉड होना शुरू है। आज वो पीक पर है। आज सामान्य चोरी से ज्यादा अपराधी सोचता है साइबर फ्रॉड कर लें, अकाउंट से पैसे निकाल लें, वो ज्यादा बड़ा और आराम का खेल है। तो इस पर जनता की भी अवेयरनेस, लगातार जागरूकता बढ़ाई जा रही जो होना चाहिए, ये बहुत टिपिकल है। साथ ही टेररिस्ट अटैक, नो डाउट कि मतलब टेररिस्ट की कोई मेंटलिटी या कोई भी आप समझ नहीं, जाति कुछ नहीं, और आप उसको असेस नहीं कर सकते कि कौन कहाँ से कैसे आ सकता है, क्या आ सकता है। उसका अटैक हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। बट हाँ, हम लगातार, हमारा देश लगातार ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैयार होता है, बेहतर होता जाता है, और आज बहुत बेहतर है, लगातार कोशिशें जारी। एक बड़ी समस्या ये है कि हम जो अपराध साइबर हो रहा है वो देश के बाहर से ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसमें क्या लगता है आपको कि ये, क्योंकि अब पता लगा कहाँ बैठे, वो लोग कनाडा से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, नेपाल से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या सोच इसमें होनी चाहिए, या इसमें कुछ या ऐसे कोई बदलाव इसमें हो जिससे कि ऐसा हो कि एक साधारणता ना हो पाए। अब तो ये हो रहा है कि ऐसा दिन कोई नहीं जाता जिस दिन साइबर ठगी ना होती हो। बिल्कुल। तो इसे कैसे क्या मतलब, देखिए, सही बात है कि सबसे बड़ा अहम यही है कि अपराधी को ना आना पड़ रहा है, ना आपसे छीनना पड़ रहा है, ना जाना पड़ रहा है। वो सिर्फ ऑनलाइन बैठे बैठे एक जगह, गिरफ्तारी की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल। तो वो बैठे बैठे आपके साथ अपराध कर लेता है और बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है उस अपराध से। तो इसीलिए एक तो नए कानून आए हैं, उसमें प्रावधान है कि कोई कहीं से भी अपराध करेगा वो अपराधी हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अच्छी पहल पॉजिटिव वे में है। साथ ही लगातार हमारा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू और इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू हम दूसरे कंट्रीज के साथ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और इन सभी के लिए, क्राइम्स के लिए कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, MOUs में रहते हैं कि हम अपराधी को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज और ये सभी रूल्स फ्रेम्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपराधी कहीं रहेगा तो नहीं ला सकते, बट चैलेंजेस तो रहेंगे। आपको अगर अभी भोपाल से अपराधी उठाना है, हमारा पुलिस जाएगा, लेकर के आ जाएगा। पर अगर आपको अमेरिका में अपराधी बैठा है और लेकर के जाना है, तो प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, टाइम लगता है, बट कितना भी दूर हो, कानून के हाथ लंबे हैं तो पहुंच जाएंगे। पर एक युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? निश्चित जब कोई युवा होता है और UPSC, क्योंकि अब जब देखते हैं कि बहुत बड़ा रुतबा होता है, ग्लैमर होता है, लेकिन मेहनत नहीं देखते हैं वो। चाहे वो जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा बगल में एक बड़ा आम आदमी का लड़का बैठा है, और बगल में आपने देखा होगा किसी मंत्री या राजनेता का लड़का बैठा है, वो आप वहाँ बैठे हैं, तो तीनों एक ही लाइन में है, कोई अंतर उनमें नहीं है कि वो रिक्शा चला रहा है, उसका फादर क्या कर रहा है, आपके फादर मंत्री हैं क्या हैं। तो क्या संदेश आप जो बच्चे हैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं या जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे फेल हो जाते हैं, एक बार एक अटेम्प्ट में फेल हुए, घर बैठ गए, दूसरे में फेल हुए, घर बैठ गए, तो जो इंटरनेट है, जो मोबाइल लोगों के हाथ में है, तो ये क्या फेल्यूर, क्योंकि मैंने एक अभी एक टॉपर का UPSC का एक नाम मिस कर रहा हूँ, उनका इंटरव्यू किया था, प्रदेश में टॉप किया था उन्होंने, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि यार जब तक आप मोबाइल से दूर हो जाइए, लेकिन नेट बहुत ज़रूरी है, बोले घर में डेस्कटॉप रखिए। तो इसके लिए क्या आप कहेंगे कि मोबाइल कितना ज़रूरी है और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे वो एक IPS IAS या हितेश चौधरी बन सकता है? देखिए, मोबाइल 100% जरूरी है कि बंद कर दिया जाए, 100% बंद कर दिया जाए। UPSC करना है, कोई जरूरत नहीं, सब फालतू बात है। अच्छा, बच्चे सिर्फ एक्सक्यूज लेना चाहते हैं, आदत नहीं छूटती और बात करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अटैच रहना चाहते हैं। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, जब इंटरनेट नहीं था हमारे मोबाइल से, रेयरली किसी के पास कुछ होता था, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ नहीं था, मैं तब भी मोबाइल ऑफ रखता था, मैं मोबाइल यूज नहीं करता था। है ऑन होगा तो जब स्पेसिफिक टाइम है तब ऑन होगा, ना बंद रहेगा। डिस्टर्बेंस होना है। मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हैं और UPSC करना चाह रहे हैं, ठीक है, कर लोगे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, अलग बात है। जनरल वे में बिल्कुल नहीं करना ही नहीं चाहिए। ये घोड़ों की दौड़ मानता हूं मैं, UPSC घोड़ों की दौड़ है। 10 लाख लोग अगर आवेदन भरेंगे और अगर सिर्फ 1000 लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन होना है, तो 9,99,000 को तो फेल होना ही है। 9,99,000 कितनी मेहनत कर लें,
अगर वो टॉप 1000 बराबर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और उस एग्जाम वाले दिन नहीं लिख पा रहे हैं तो वो फेल है। तो ये घोड़ों की दौड़ है। आप ये भी एक होता है दिन कि मिस किए अगर आपने मेहनत की हो, एग्जाम वाले दिन लिखना भी, ये दोनों में अंतर है क्या? है, बिल्कुल है। अच्छा। आप जिस समय आपको लिखना है वो 3 घंटे अगर आपने पेपर में नहीं उतार पाए हाँ हाँ। तो फिर क्या मतलब है? तो इसके लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए? आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। लास्ट के कुछ दिनों में बच्चे रोने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हाँ, हमें तो याद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। एग्जाम वाले दिन और घबराहट होता है, पसीना छूटता है, लिख नहीं पाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पानी पीते रहते हैं, आधा टाइम वहां वेस्ट कर देते हैं। हाँ हाँ। नहीं हो सकता। हम्म। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि दिस इज द एग्जाम, इसमें आपको परफॉर्म करना ही, ये 3 घंटे ही मेरे लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। कोई सवाल नहीं उठता। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप अपना 1 मिनट भी एक दिन में बर्बाद कर रहे हो तो पैथेटिक है और आप किसी बच्चे से पीछे जा रहे हो। सेकंड, मेहनत का कोई सानी नहीं है। किसी भी कोचिंग चले जाओ, किसी से भी गाइडेंस ले लो, कुछ भी कर लो, खुद पढ़ रहे हो तभी सिलेक्शन होगा। दूसरे के स्पून फीडिंग से सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चंस, इंटरव्यूज, हर चीज आपको ऊपर से नीचे तक ठोक बजा के देख लेते कि हाँ। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे स्कूटर चलाने वाले का लड़का हो, चाहे ऑटो चलाने वाले का हो, चाहे गुमटी का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अधिकारी हो, नहीं हो, सबके बच्चे आते। जब आप इंटरव्यू केबिन में जाते हैं उस चैम्बर में, तो उस समय आप बिल्कुल एक अभ्यर्थी होते हैं। बिल्कुल। बैक में कुछ होता है ऐसा कभी? टेंशन, नहीं, ये सिर्फ लगता है कि टेंशन ये- होता है। आपके फादर आईपीएस हैं, आपके नहीं, फादर नहीं। मंत्री हैं। हाँ। एक ही चीज जो कहूंगा, इंटरव्यूअर है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंटरव्यू देने जा रहा है, या जो लेने वाले हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेने वाले तो हमें नहीं पता वो क्या सोचते होंगे। हाँ। पर आप जब इंटरव्यू पैनल के पास जाते हैं और आप जब उस यूपीएससी के हॉल के वहां बैठे रहते हैं, सिर्फ चिंता होती है, सिर्फ टेंशन होता है, और उसको कंट्रोल करना ही आपका वहां आपके लिए, खुद के लिए बेटर होता है। हाँ, हाँ। बट वहां कोई नहीं सोच सकता कि मैं फलाना का बेटा हूं और मैं नहीं हूं। अच्छा, वहां ये सब थॉट्स आते ही नहीं है। आने का कोई मतलब थॉट भी नहीं जाता है कि कैसे आ सकता है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत लगी है। और लिटरली कहूंगा, यूपीएससी करना है तो जिंदगी की पास मेहनत। करके आए होते हैं। बिल्कुल। और वो ऐसा फेज होता है कि ये अगर क्लियर हो गया तो मैं यूपीएससी। कितनी देर का वो इंटरव्यू होता है जो? डिपेंड करता है, कभी 20 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, तो बहुत अलग वेरिएशन। अच्छा, वो क्या देखते हैं वहां पे, क्या? ओवरऑल पर्सनालिटी। अच्छा अच्छा। उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। तो यूपीएससी यही करता है कि आपका एक प्रीलिम्स होता है, उसमें आपका एक क्वालिटी उसने देख लिया। एक मेंस होता है जिसमें राइटिंग स्किल से लेकर के आपके थॉट से लेकर के डिटेल एनालिसिस आपकी नॉलेज का कर लिया, तो नॉलेज बेस उसने कंप्लीट कर लिया है। अब जो इंटरव्यू होता है उसका बेसिक फोकस ही होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, नॉलेज तो हो गया है। पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो फिर नॉलेज गैदर करते हैं, इंटरव्यू नॉलेज लेके जाते हैं और बहुत अच्छे जवाब देके आते हैं, बट मार्क्स नहीं आते। हाँ। तो उनको लगता है ये क्या हो गया। तो हुआ यही है कि दिस वाज नॉट अबाउट योर नॉलेज, दिस वाज अबाउट योर पर्सनालिटी, एंड दे टेस्टेड, दे हैव अ पैनल। मेरा आखिरी सवाल है, जी। क्या सूत्र है आपके आज के युवाओं को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो सिर्फ सोचते हैं करते नहीं हैं? बहुत सारे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, बाद में पता लगा वो 10,000 रुपये की नौकरी कहीं करते नजर आ रहे हैं। हाँ। तो क्या उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि उनके सपने पूरे हों? अगर यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो विकल्प क्या रखना चाहिए? कुछ लोग विकल्प, उनका ये होता है, हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हाँ। वहाँ पर बस लौटेंगे जब, तो वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ भारतीय सेवा की, सिविल सर्विसेज का क्रैक करके लौटेंगे, सोच के जाते हैं। वहाँ से पता लगा वहाँ गए, लौट के आए, तो फिर वो इतने ज़्यादा उनका मानसिक तनाव में होते, कुछ कर ही नहीं पाते। तो उनके लिए क्या आपका सुझाव है? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि पैरेलल जरूर रखें। ये ना सोचे कि नहीं होगा तो ये कर लूंगा, सोचे कि होगा तो यूपीएससी ही सही, करूंगा ही सही, बी कॉन्फिडेंट। पर देखें, कुछ भी हो सकता है। हल्का सा थॉट, अपना 100% दीजिए कि आपको यूपीएससी करना है, पर 1% अपनी डिग्री ऐसी रखिए कि अगर बाय चांस नहीं हुआ, जिसके बारे में हमें सोचना नहीं है, पर डिग्री, कई लोग डिग्री भी मिस कर देते हैं, डिग्री ये वाली नहीं चाहिए, वो वाली कर लेंगे, फर्जी ऐसे वैसे, इस कॉलेज नहीं जाएंगे, परसेंटेज कम बना लेंगे। नहीं, कोशिश करिए कि आपके पास एक स्कोप रहे। बाय चांस ये नहीं, क्योंकि 9,99,000 फेल होना है, तो आपको एक वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास ये डिग्री है, नहीं हुआ तो कुछ कर सकेंगे। तो पैरेलल मिनिमम रखिए जो आपको सेटिस्फाई कर सके कि यार इतना भी हो जाएगा, मैं खुश रहूंगा। वरना जब आप 4 साल की मेहनत के बाद गिरते हैं और आप सपना देख के जाते हैं कि मैं तो आईएएस आईपीएस हो जाऊंगा, और जब नहीं होते हैं, वो गिरावट बहुत दुखदाई है। अच्छा। खत्म हो जाते हैं बच्चे। तो खत्म ना होना है, मिनिमम ये रखिए कि इतना हो जाएगा तो भी खुश रहूंगा, और मैंने प्रयास किया है, मैं खुश हूँ, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। मेरा भी यही था, बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, होगा, हो जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है, बट खुश रहूंगा। दूसरी बात थी कि क्या करना चाहिए। पहली चीज, डिसाइड करो। कई बच्चे बस किसी के भी बोलने पे यूपीएससी कर लेंगे, चले जाएंगे, आइडिया ही नहीं। आप एनालाइज करो कि यूपीएससी होता क्या है, क्वेश्चन पेपर्स देखो, लास्ट 15 साल के पेपर्स का एनालिसिस करो, कुछ से बात करो और उसको समझो कि क्या यूपीएससी है।
फिर आप करना क्यों चाहते हो? 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, तो बच्चे को पता नहीं, पिताजी ने बोल दिया कि जा यूपीएससी करना है इसलिए चला गया, वो कुछ एक्टर बनना चाहता है, तो नहीं होगा। जब तक आपका दिलो जान इस परीक्षा में नहीं होगा ना, तब तक बहुत मुश्किल है, रेयरेस्ट का होगा। तो आप करना क्यों चाहते हो? जनता की सेवा करना है, क्या होता है उसको समझिए, तो आपको हर साल मोटिवेटेड रहोगे, और मोटिवेशन जिस दिन लूज हुआ, आपकी आधी आधी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो मोटिवेटेड क्योंकि ये लगातार होती है, 1 साल परीक्षा देते हो, रिजल्ट अगले साल आता है, 2 साल तो पहले में ही खत्म है, एक बार नहीं हो तो 3 साल तक खींच गए। 3 साल पढ़ना 24 घंटे बहुत मुश्किल है, तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तो डिसाइड करिए क्यों करना है, जानकारी लीजिए, और फिर क्वेश्चन पेपर्स देख के समझिए कि ये यूपीएससी चाहता क्या है। देन प्लानिंग। बच्चे बहुत फेल होते हैं कि जो कोचिंग वाला पढ़ा रहा है सिर्फ पढ़ते जाते हैं, खुद का कोई प्लान नहीं। भाई कोचिंग वाला तो 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है, वो 1000 को एक एवरेज लेकर के एक प्लान उसने सेट कर दिया सबके लिए, बट आपका पर्सनल प्लान क्या है? कि कई लोग होते हैं रात को पढ़ते हैं, कई बच्चे होते हैं सुबह पढ़ते हैं, सब बोलेंगे सुबह पढ़ लो। भाई आपसे कब पढ़ाई हो रही है? आपका रिवीजन प्लान कितना है? एक बच्चा एक पेज को 10 मिनट में पढ़ेगा, कोई 5 मिनट में पढ़ लेगा, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स अलग है, उसके नंबर ऑफ आवर्स। डोंट कंपेयर लाइक दैट। आप अपनी क्षमताएं जानो, और मेहनत, मेहनत के बिना तो नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो और आप कोई भी हो, कितने घंटे मेहनत लगभग आप क्या करें? वो डिपेंड करेगा आपका शेड्यूलिंग पर। अच्छा अच्छा, आप आपका ब्रेन लेवल पे डिपेंड करता है। ब्रेन लेवल तो देखें ऑलमोस्ट सबका होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रेन बहुत ही डम्ब लोग नहीं आते, ठीक है, कोई थोड़ा फास्ट क्विक मैथ्स को कर लेगा, कोई इंग्लिश को कर लेगा, कोई इसी चीज को कर लेगा, आपका इंटरेस्ट और वो वेरी कर लेगा। बट हाँ, आप पढ़ते कैसे हैं, आपकी प्लानिंग कैसी होती है, तो आपको पूरा सिलेबस है कि 1 साल में आपको इतनी सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसको प्लान करिए कि डेली मेरा इतना पढ़ने से इतना हो जाएगा, बट नंबर ऑफ आवर्स कभी नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट पहले हो कि पता खेला क्रिकेट है और आपको वॉलीबॉल पकड़ा दिया जाए तो बिल्कुल आप दोनों सही। में फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मोटिवेटेड रखेगा। यूपीएससी अगर आप नहीं करना चाहते, घर वालों के लिए कर रहे हो और आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। कुछ कर भी लेंगे उसमें भी, बट बहुत मुश्किल हो जाएगा वो करना। तो ये है कि सूत्र यही है कि पहले आप खुद को सोचिए और उसके बिल्कुल। बाद काम करिए। डेफिनेट। हमारे साथ थे हितेश चौधरी, 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर। एक सब बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। साफ तौर पर सिविल सर्विस में या किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, किसी भी फील्ड में हो। और साथ में दूसरी बात ये भी कही उन्होंने कि मायूस नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है, विकल्प साथ रखिए और मेहनत करेंगे तो विकल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे शो में आए। अगली बार फिर किसी ऐसे ही होनहार और स्मार्ट ऑफिसर से आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।